नमस्कार दोस्तों। दोस्तों हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में अब आपको 2 मंथ से भी कम का टाइम बचा है और इस 2 मंथ से कम के टाइम को आप किस तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं, ये डिसाइड करेगा कि आपके प्रीलिम्स का रिज़ल्ट कैसा रहता है। अब ज़ाहिर-सी बात है अगर आपने प्रीलिम्स के पीवाईक्यू का एनालिसिस किया होगा तो आपको ये पता चला होगा कि 2-3 सेक्शन ऐसे हैं जिसको हम मिनिमम एफर्ट के साथ उसमें हम मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं और पर्यावरण और पारिस्थितिकी उन्हीं 2-3 सेक्शंस में से एक आता है क्योंकि पिछले 8-9 वर्षों में अगर हम इसके क्वेश्चंस के ट्रेंड की बात करें, तो इसमें लगातार हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। और इसके पीछे का लॉजिक भी है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में अगर 2-3 दशकों की हम बात करें तो पर्यावरणीय समस्याएँ बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। और इन समस्याओं के बारे में बीइंग अ सिविल सर्वेंट हमको पता होना चाहिए कि कौन-कौन सी समस्याएँ हैं और उन समस्याओं का हम निराकरण या निदान कैसे कर सकते हैं। तो इस लॉजिक के माध्यम से आप देखें तो लगातार यूपीएससी के प्रीलिम्स में पर्यावरण और पारिस्थितिकी के क्वेश्चंस का जो ट्रेंड है वो बढ़ता रहा है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे मिनिमम एफर्ट के साथ मैक्सिमम जो मार्क्स इस पर्यावरण और पारिस्थितिकी के चैप्टर सेक्शन से ला सकते हैं क्योंकि अगर आप पीवाईक्यू के ट्रेंड का एनालिसिस करेंगे तो आपको इसी ट्रेंड के अनुसार अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए अपनी स्ट्रैटेजी ढंग से बना के 15 दिन में आप इस पर्यावरण और पारिस्थितिकी के सारे सेक्शन को कंप्लीट कर लिया तो भी इस 15 क्वेश्चंस में से अब 12 से लेके 13 क्वेश्चन तक करने की स्थिति में रहेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको 2013 के बाद से इस पूरे क्वेश्चंस के ट्रेंड के बारे में बताऊंगा कि कितने क्वेश्चंस साल दर साल पिछले 8-9 वर्षों में आए हैं, कौन-कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं ताकि आप इन्हीं टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करो और कम मेहनत में ही आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस हो जाएंगे। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। देखिए 2013 में यूपीएससी का सिलेबस चेंज हुआ था। सिलेबस चेंज के बाद से हम देख रहे हैं कि अभी 2026 में हम हैं तो औसतन आपको लगभग हर साल 15 से 20 क्वेश्चन एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के देखने को मिलेंगे और ये क्वेश्चंस जो हैं वो करंट और स्टैटिक दोनों को मिला के पूछे जाते हैं, जो कि ज़रूरी भी है। अगर हम 2017 की बात करें तो उसमें 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 2018 में 17 क्वेश्चन, 2019 में 21 क्वेश्चन। आप देख रहे हैं लगातार प्रश्नों की संख्या बढ़ रही है। 2020 में फिर 22 क्वेश्चन, 2021 में भी 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब हालाँकि 2022 में और 2023 में थोड़ा-सा डिप आया था जिसमें केवल 12 और 14 क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन उसके बाद फिर से 2024 में आप देखें तो 18 से 20 क्वेश्चन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से पूछे गए। 2025 के प्रीलिम्स में भी 14 से 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। तो आप देख सकते हैं कि आपके पूरे यूपीएससी के प्रीलिम्स का 15 से लेके 20% तक का हिस्सा केवल ये एक सेक्शन कवर करता है। तो अगर आपने इसकी तैयारी अच्छे से नहीं की है, तो आप फिर ये सोच रहे हैं कि प्रीलिम्स क्वालीफाई कर जाएँगे, तो फिर आप गलती कर रहे हैं। तो देखिए, अगर हम क्वेश्चंस के ट्रेंड की बात करें तो 2013 से लेके 2015 तक के जो भी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के सवाल थे, वो स्टैटिक ज़्यादा थे, फैक्चुअल ज़्यादा थे। एग्ज़ाम्पल से मैं आपको बताता हूँ। ये 13 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए फूड चेन के संदर्भ में। अब ये सीधा-सीधा स्टैटिक क्वेश्चन है कि फूड चेन क्या होता है? जीवों के एक दूसरे को खाने के क्रम को दर्शाता है। खाद्य श्रृंखला एक ही प्रजाति की जनसंख्या के भीतर पाई जाती है। खाद्य श्रृंखला प्रत्येक जीव की संख्या को दर्शाती है जिसे अन्य जीव खाते हैं, है ना? अब ये क्वेश्चन जो है ये प्योर स्टैटिक क्वेश्चन है। अगर आपने एनवायरनमेंट इकोलॉजी के स्टैटिक सेक्शन को अगर स्टैटिक पोर्शन को अगर अच्छे से किया हुआ है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे। तो ये 2013 से 2015 के बीच का आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। स्टैटिक ज़्यादा था, फैक्चुअल ज़्यादा था। 2016 से 2019 के बीच में थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट को करंट के साथ मिक्स करके पूछा गया। आप इस क्वेश्चन को देखिए 2016 का जो है वो ये क्वेश्चन है, नेट मीटरिंग शब्द कभी-कभी समाचारों में किसके संदर्भ में देखा जाता है? अब ज़ाहिर-सी बात है, हम ऊर्जा समस्या से जूझ रहे हैं। ऊर्जा की बहुत ज़्यादा अब देखें तो बर्बादी होती है, तो नेट मीटरिंग जो है, वो इस ऊर्जा के एक शिफ्टिंग को दर्शाता है। ऊर्जा को किस तरीके से हम बेहतर तरीके से उपयोग करें, उसके लिए ये जो नेट मीटरिंग है, वो 2019 के आसपास काफ़ी चर्चा में रहा था। तो ये शब्द करंट का है। अब इस करंट के शब्द को स्टैटिक जो ऊर्जा संरक्षण है, उससे जोड़ के पूछ लिया। तो करंट और स्टैटिक के मिक्स का जो ट्रेंड है, वो आपको देखने को मिलेगा 2016 से 2019 के बीच में। लेकिन 2020 के बाद से यूपीएससी ने क्वेश्चंस के पैटर्न को थोड़ा-सा चेंज किया है। अब क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा डायनामिक होने लगे हैं, अब क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकल होने लगे हैं। तो आपके अप्रोच को भी उसी तरीके से आपको अपना अप्रोच लेके चलना है कि आप किसी भी स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा डायनामिक तरीके से सोच सकें, किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में आप एनालिटिकल सोच रख सकें। अब देखिए, जो डायनामिक और एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए और उसका करंट अफेयर्स के साथ लिंकिंग होना चाहिए, तभी जाके अभी वर्तमान समय में पिछले 3-4 वर्षों से जो यूपीएससी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के क्वेश्चंस पूछ रही है, उसको सॉल्व कर पाएँगे। अब इसको मैं इस क्वेश्चन से दिखाता हूँ।
ये क्वेश्चन 2020 के प्रीलिम्स का है। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? जैव विविधता के संदर्भ में नॉर्मल सा सवाल है कि जैव विविधता का नुकसान पारितंत्र की स्थिरता को प्रभावित करता है। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे दिया कि अधिक जैव विविधता वाले पारितंत्र अधिक स्थिर होते हैं। अब ये दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है, दूसरा और तीसरा, ये देखें तो ये बिल्कुल एनालिटिकल स्टेटमेंट है। अब एनालिटिकल है तो हमें थोड़ा-सा यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत होता है, क्योंकि देखिए पारितंत्र में और जैव विविधता के जो इनके बीच का संबंध है वो ये है कि जितना ज़्यादा जैव विविधता पारितंत्र उतना ज़्यादा स्थायी होता है। अब ये अगर हमने पढ़ने के दौरान अगर हमने इसको खुद से डिकोड करके अगर हमने सीख लिया है, इस तरीके की एनालिसिस हमने इस बायोडायवर्सिटी वाले टॉपिक को कर लिया है, तो इस क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से कर पाएँगे। तो आप ये देख सकते हैं कि 2020 के बाद से जो यूपीएससी का क्वेश्चन का पैटर्न रहा है, वो किस तरीके से डायनामिक होता चला गया है, एनालिटिकल होता चला गया है, और इसको सॉल्व करने के लिए हमारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और करंट अफेयर्स का मिक्सिंग, इन दोनों की ज़रूरत हमें महसूस होती है। तो दोस्तों, अब अगर हम 2013 के बाद से इसके यूपीएससी प्रीलिम्स के एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस की बात करें कि कौन-कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, तो बायोडायवर्सिटी एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल आपको 2 से 3 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन इसलिए भी क्योंकि वर्तमान में कई तरीके के पॉल्यूशन बढ़ रहे हैं, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे वो आप देखें तो समुद्री प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो। अब देखें तो बहुत तरीके के प्रदूषण जो हैं वो बढ़ रहे हैं, है ना? मृदा प्रदूषण बढ़ रहा है। तो इन प्रदूषणों के बढ़ने के चलते इन प्रदूषणों का क्या उपाय होना चाहिए, इन प्रदूषण को हम समझें, उसके उपायों को ढूँढें, ये हमसे एक्सपेक्ट किया करती है यूपीएससी। तो पॉल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। फिर जो इकोलॉजी के बेसिक्स हैं, उन बेसिक्स से आपको स्टैटिक पोर्शन से काफ़ी सवाल पूछे गए हैं, और स्टैटिक को करंट के साथ मिक्स करके सवाल पूछे गए हैं। तो ये 3 ऐसे जो टॉपिक हैं, उनमें सबसे ज़्यादा सवाल आपको देखने को मिलेंगे। फिर देखिए, अब चूँकि हमारे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान हो रहा है, तो इस नुकसान को काउंटर करने के लिए, इस नुकसान को बेहतर करने के लिए कौन-कौन से इंडिया के इनिशिएटिव्स हैं, इससे भी सवाल पूछे गए हैं। ग्लोबल एग्रीमेंट्स कौन-कौन से हैं जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए बनाए गए हैं, चाहे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का हो, चाहे आप देखें तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो, चाहे अब किगाली कन्वेंशन हो, मतलब अलग-अलग तरीके के जो ग्लोबल एग्रीमेंट्स हैं, जो पर्यावरण को बचाने के लिए बचाने के लिए बनाए गए हैं, उन सारे एग्रीमेंट से सवाल पूछे गए हैं। क्लाइमेट चेंज से सवाल पूछा गया है, और हाल के कुछ 2-3 वर्षों में आप देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी के संबंध में कई सवाल पूछे गए हैं, और रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित जो आप देखें सरकारी योजनाएँ हैं, इन सरकारी योजनाओं से संबंधित भी सवाल पूछे गए हैं, क्योंकि पिछले साल भी आपने देखा था एक सोलर एनर्जी का सवाल था जो कि सरकारी योजना से संबंधित था, और साथ ही साथ वो रिन्यूएबल एनर्जी से भी संबंधित था। तो चूंकि पर्यावरण और पारिस्थितिकी को कई बार ज्योग्राफी के साथ, कई बार आप देखें तो साइंस एंड टेक के साथ जोड़ के पूछा जाता है, तो इसलिए हमें पर्यावरण और पारिस्थितिकी की बेहतर समझ करने के लिए इन सारे टॉपिक्स को तो कवर करके जाना ही है। तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ ऐसे हॉट टॉपिक्स हैं एनवायरनमेंट के, जिनको बिना कवर किए बेहतर तरीके से इनका स्टैटिक और इनका करंट दोनों आपको कवर करना है, और इन दोनों को कवर करके अगर आप जाते हैं अपनी परीक्षा में, तो आप देखें तो 70 से 80% का जो क्वेश्चन है आप बिल्कुल आराम से कर पाएंगे। और अगर थोड़ी सी मेहनत आप और करते हैं, जो बाकी क्वेश्चन के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको नजर आते हैं, करंट पे आप ज़्यादा फोकस करते हैं, जो इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी होती है कि पर्यावरण को आपने ज्योग्राफी के साथ जोड़ दिया, पर्यावरण को आपने एग्रीकल्चर के साथ जोड़ के पढ़ाई कर ली, या फिर पर्यावरण को आपने साइंस एंड टेक के साथ जोड़ के पढ़ाई कर ली, तो फिर आप देखें तो ये जो आपका सेक्शन है, केवल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का सेक्शन, ये आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई बहुत आसानी से करवा सकता है। तो ये दोस्तों, आप देख सकते हैं ये टॉपिक वाइज ट्रेंड है। तो इस पूरे देखिए, इस पूरे डिस्कशन के बाद मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा कि आपकी जो तैयारी होनी चाहिए, उसमें आपको सबसे पहले तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की ज़रूरत होगी, तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करना है। फिर उसके बाद आपको जो भी नॉलेज है, यानी इस पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संबंध में आपने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े, उस कॉन्सेप्ट का जो एप्लीकेशन है, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने मान लीजिए फूड चेन पढ़ लिया, फूड चेन का एप्लीकेशन ही अगर आपको पता नहीं है, या फिर आपने कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन पढ़ लिया, तो इस कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का एप्लीकेशन क्या है, कैसे ये हमारे एनवायरनमेंट को बचा रहा है, कैसे आप देखें तो ग्लोबल वार्मिंग पे इसका असर है, अगर आपने इसके एप्लीकेशन को ही नहीं समझा, तो फिर इस नॉलेज का कोई फायदा नहीं है, आप इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आप इसको एनालिटिकल क्वेश्चंस में आप थोड़े से मात खा जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करना है। आपने
जो भी सीखा उसका एप्लीकेशन क्या है, आपको इस पे फोकस करना है और साथ ही साथ इन दोनों के साथ-साथ आपको करंट अफेयर्स को लिंक करके चलना है, तब जाके आप एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का जो सेक्शन है, उसको बहुत अच्छे से कर पाएँगे। तो अगर आपने इन 3 कामों को कर लिया, आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इन 3 चीज़ों पे फोकस करना है और आप यूपीएससी प्रीलिम्स के एक बड़े सेक्शन को बहुत आसानी से काउंटर कर पाएँगे और वहाँ पे मिनिमम मेहनत के साथ-साथ आपको मैक्सिमम जो है वो मार्क्स देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस डिस्कशन से आपने समझा होगा कि साइंस एंड माफ़ कीजिएगा, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का जो पिछले कई सालों का ट्रेंड है वो कैसा रहा है, किस सेक्शन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, इन सब बातों पे आपको फोकस करना है। तो इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन खत्म होता है दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन से आप कुछ ना कुछ तो गेन करके ज़रूर जाएँगे और अपने एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तैयारी को बेहतर तरीके से अब लेके आगे बढ़ पाएँगे। एक और चीज़, अगर आपको एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की क्लासेस करनी है, अगर आपको रैपिड रिवीजन करना है, तो आज से मैं एक रोज़ 15 मिनट की वीडियो लेके आने वाला हूँ। इस 15 मिनट की वीडियो में जो भी इकोलॉजी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको मैं डिस्कस करूँगा और अगले 10 दिनों में आप देखें तो पूरी की पूरी एनवायरनमेंट की जो ट्रेंड के हिसाब से आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो टॉपिक्स हैं, तो टोटल 10-15 टॉपिक्स को मैं ऐसे ट्रेंड के हिसाब से पूरा कवर कर दूँगा सिर्फ 15 मिनट में। तो आप इसके लिए मेरे से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल राहुल शर्मा एजुकेशन को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इस पे आपको कई सारे दूसरे कंटेंट भी देखने को मिलेंगे जिसको आप एन्जॉय कर सकते हैं। तो मिलता हूँ आपसे ऐसे ही दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।